नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं 12वीं फिजिक्स के लिए। सीबीएसई या आरबीएसई जो भी आपका बोर्ड लगता है, एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन की भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करके जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी अपनी तैयारी को परखने का मौका मिले, और जो क्वेश्चन उनको नहीं आते उनका आंसर वो इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करके और अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से मजबूत बना सकें। और जो टारगेट है 100 में से 100 फिजिक्स में नंबर लाने का, वो टारगेट उनका पूरा हो सके। तो हम इस चैप्टर में हम इस वीडियो में चैप्टर जो अपना फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र, जिसमें गाउस नियम भी साथ में आता है एनसीईआरटी के अंदर, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो सारे यहाँ पे कवर करेंगे और आपको उनके आंसर भी बताएंगे। और धीरे धीरे हम लगातार सेकंड के, थर्ड के, पूरी फर्स्ट और सेकंड फिजिक्स के जो भी जितने भी चैप्टर हमारे पास 14 चैप्टर उपलब्ध हैं, उन सभी के शॉर्ट क्वेश्चन है वो अपलोड होते जाएंगे। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और जब आप 12th पास कर लें उसके बाद भी कॉलेज लेवल की बहुत सारी वीडियोस जो हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे अपलोड हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर हम बात करें पहले अपना जो चैप्टर है पहला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसके क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक क्वांटम आवेश का मान लिखें। अब एक क्वांटम आवेश का मान कितना होता है? एक क्वांटम आवेश का मान जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक क्वांटम आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये एक क्वांटम आवेश का मान होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि r दूरी पर उपस्थित दो प्रोटॉनों के स्थान पर उनके मध्य में स्थिर वैद्युत बल F है। पहला क्वेश्चन है एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। इनके आंसर जो आपको आते हैं आप कमेंट करते रहिएगा, मैं आपका कमेंट का जवाब बाद में दे दूंगा। कि जो अभी आपको मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसका जो आंसर आपको आता हो उसको आप कमेंट में टाइप कर दें, जिससे कि आपकी जो माइंड है वो भी तेज चलेगा। एक क्वांटम आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि ये आप माइनस में लिखेंगे तो इसमें नेचर साथ में आ जाएंगे, वैसे मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि r दूरी पर उपस्थित दो प्रोटॉनों के मध्य स्थिर वैद्युत बल है वो F है। प्रोटॉनों को हटाकर अगर हम इलेक्ट्रॉन वहां पे रख दें तो विद्युत बल कितना होगा? देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कूलाम नियम है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो जितना परिमाण प्रोटॉनों का होगा उतना ही परिमाण इलेक्ट्रॉनों का होगा, और उनके बीच में अगर हम उतनी दूरी पर उसको रख रहे हैं प्रोटॉनों को हटाकर इलेक्ट्रॉनों को, तो बल भी उतना ही लगेगा जितना कि पहले लग रहा था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि एक आवेश के स्थान पर दूसरे आवेश पर लगने वाला, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है। एक आवेश दूसरे आवेश पर F बल लगाता है। एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना विद्युत बल लगेगा? देखिए बल उतना ही लगेगा, क्योंकि जो आपको पता है कि जो कूलाम नियम है वो एक द्विवस्तु अंतःक्रिया है, टू बॉडी इंटरेक्शन है। एक दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पहले बल लग रहा था वो बल उतना ही लगेगा। जो अन्य आवेश उसके आसपास है तो उन अन्य आवेशों में आपस में बल उनका अलग लग सकता है, लेकिन दो आवेशों में जो बल लग रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं कि यदि किसी प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी माध्यम का पराविद्युतांक 1 हो तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होंगी? देखिए पराविद्युतांक यहाँ पे 1 बोला, यानी एप्सिलॉन r जो है वो हमारे पास 1 है। तो हमारे पास माध्यम की जो विद्युतशीलता है, जिसे निरपेक्ष विद्युतशीलता हम बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r के बराबर होती हैं। तो एप्सिलॉन r का मान 1 होने पर जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है एप्सिलॉन m, वो निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर हो जाएंगी।
इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो प्रश्न नंबर 5 में आप देख सकते हैं दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 के लिए Q1 Q2 लेस देन 0 है, यानी इनका जो गुणनफल है वो लेस देन 0 है। तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है, बल की प्रकृति क्या होगी? देखिए सीधी सी बात है, यहाँ आवेशों का गुणनफल 0 से कम है, और 0 से कम तभी हो सकता है जब उनका गुणनफल नेगेटिव हो, और नेगेटिव तब हो सकता है जब एक आवेश धनात्मक हो और एक आवेश ऋणात्मक हो। यानी यहाँ पर जो बल की प्रकृति है वो अट्रैक्शन की होंगी, यहाँ पर एक आवेश पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो ही इनका जो गुणनफल है वो 0 से कम होगा। और जो छठा क्वेश्चन है वो इसका अपोजिट है कि Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, यानी 0 से ज़्यादा कब होगा? जब दोनों जो आपके जो आवेश है वो समान प्रकृति के होने चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों, उस समय बल जो है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई में रखे Q आवेश पर कार्यरत बल कितना होता है? तो F बराबर होता है भाई QE, F बराबर होता है QE, ये विद्युत बल का फॉर्मूला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है? चाल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जो आवेश है वो वस्तु की गतिशील अवस्था या वस्तु की विराम अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर किसी वस्तु की चाल बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसका द्रव्यमान तो बढ़ता है। आइंस्टीन समीकरण आपने पढ़ी होंगी, m बराबर m0 बटा √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का जो स्क्वायर आता है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आवेश है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसके बाद में 9वां प्रश्न है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा? देखिए यहाँ पे भार बता दिया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पूछ लिया, तो आपको पता है कि जो विद्युत बल है वह बराबर होता है QE होता है, और हमारे पास जो बल है F बराबर mg भी होता है भार के लिए। तो दोनों बल है उनको आपस में बराबर रख दो, QE बराबर हो जाएगा mg, और यहाँ से आप E का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसमें परिमाण विद्युत क्षेत्र का कितना हो जाएगा, तीव्रता का परिमाण कितना होगा। यानी यहाँ पे सिर्फ संतुलित आपको बताना है, संतुलन के लिए जो भार है वो विद्युत बल को संतुलित कर देगा। प्रश्न नंबर 10 है कि निर्वात में उपस्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल F लग रहा है। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य पित्तल की प्लेट रख दें, तो पित्तल है वो धातु है, और आपको पता है कि धातु के लिए, चालक के लिए एप्सिलॉन r का मान होता है वो इन्फिनिटी होता है धातु के लिए। तो इन्फिनिटी रखने पर तो आपको पता है कि जो आवेशों के मध्य जो बल लगता है माध्यम में, वो निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन r गुणा अपॉन में आता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो बल है वो एप्सिलॉन r का मान अनंत होने से 0 हो जाएगा, यानी माध्यम अगर सुचालक हो, धातु रखें तो बल है वो 0 हो जाता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, कोई माध्यम रखने से घटता है, और अगर हम वो माध्यम धातु रख दें तो बल है वो 0 हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, उस प्रयोग का नाम लिखें जिसमें विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई। तो ये मिल्टन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, तेल बूंद प्रयोग था ये। इसके बाद है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो ये क्या परिभाषा होती है कि जब दो आवेश जो होते हैं, दो आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत होती हैं, परिमाण बराबर होते हैं, और उनको हम बहुत कम दूरी पर रखें तो वो तो कहलाता है द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। और उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल है उसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और उसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। लेकिन ध्यान रखें विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती हैं। फिर ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त क्या होती है? तो देखिए आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त यही है कि आवेशों के मध्य की दूरी तो बहुत कम होनी चाहिए, आप नगण्य कह सकते हैं, और आवेशों के परिमाण बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में वो एक आदर्श द्विध्रुव कहलाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कि ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान 0 हो और वो अनावेशित हो, उस पर चार्ज ना हो। तो वो फोटोन होता है। ये एग्जाम में भी शायद एक बार आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में, वो फोटोन होता है। और एक न्यूट्रॉन होता है जिसका द्रव्यमान तो होता है लेकिन उसका आवेश नहीं होता है, और ये एक ऐसा कण है जिसका चार्ज नहीं है, उस पर द्रव्यमान भी नहीं है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो नियतांक के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए जो कूलाम नियतांक है कि ये एक तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, अगर हम कोई एप्सिलॉन का माध्यम भरेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन लगेगा, यानी उसके हिसाब से इसका मान चेंज होगा। और दूसरा इसका मान MKS CGS पद्धतियों पर भी निर्भर करता है, यानी
आप इतना इसमें उत्तर लिख सकते हैं कि माध्यम की प्रकृति और मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। सीजीएस में k का मान 1 होता है और एमकेएस में 9 × 10⁻9 होता है। फिर है 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में लिखिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 7 हैं, प्रोटॉन भी 7 हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको 7 से गुणा करवा दो, वो यहाँ पर आवेश का मान हो जाएगा कूलाम के अंदर कितना होगा वो आपको मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 17। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भविष्य में आपको हमेशा जो 12th क्लास है उसके बाद में कॉलेज लेवल की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नोट्स के साथ डीपली एक्सप्लेन आपको मिलेंगी। तो एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर, फर जैसे बिल्ली की खाल की हम बात करते हैं उसे फर बोला जाता है, या कोई और भी हो सकता है, यहाँ पे फर इसको बोला गया है। एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित क्यों हो जाती है? एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित क्यों हो जाती है, वो नेगेटिव क्यों हो जाती है? देखिए सीधी सी बात है कि नेगेटिव कोई ऑब्जेक्ट तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर जो फर है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट की छड़ में आए हैं, इस वजह से एबोनाइट की छड़ है वो नेगेटिव हो गई है। और रीजन इसका ये है कि एबोनाइट की जो छड़ है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइट बॉन्ड से बंधे हुए हैं और जो फर है उसमें वीक बॉन्ड से, यानी उनका जो बंध है वो कम है, दुर्बल है, इस वजह से उनको एनर्जी मिली, तो फर से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गए और वो एबोनाइट की छड़ में प्रवेश कर गए। आवेश के सीजीएस और एसआई मात्रकों के नाम लिखो। देखो सीजीएस मात्रक तो स्टेट कूलाम होता है या ईएसयू आप कहते हो, और एसआई मात्रक को कूलाम होता है और उसमें संबंध होता है एक कूलाम में 3 × 10⁻9 ईएसयू का होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव स्थायी कब होता है? स्थायी साम्यावस्था में कब होता है? देखिए स्थायी जब होता है तो थीटा बराबर हो 0 डिग्री, यानी विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर जब समांतर होते हैं दोनों, उनमें कोण 0 डिग्री होता है तब वो स्थायी कहलाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना लगेगा? देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल जो लगता है वो 0 होता है, परिणामी बल 0 होता है, लेकिन बल आघूर्ण टो बराबर PE sin थीटा होता है। तो इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ रिएक्शंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है रिएक्शन को। तो पहली रिएक्शन है कि 1H1 + 4 बेरिलियम 9 = X की जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो ऐसी इक्वेशन है वो आवेश संरक्षण पे पूछी है, और आवेश संरक्षण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रूल है, तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो आपको बैलेंस करना और कुछ नहीं करना। इस साइड में आप देखें 1 + 4 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इसका मतलब 5 आपको कंप्लीट करने 5 आएगा। अब 5 पे बोरोन आता है तो बोरोन आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो मास कंजर्वेशन है वो भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 9 और 1 कितने हैं 10, ऊपर मास कितना है 10 है। जैसे हम किसी भी एटम को ऐसे दिखाते हैं न्यूक्लियस को ZXA, ऊपर आता है द्रव्यमान संख्या, नीचे आता है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर ऊपर आपको इसको बैलेंस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर अभिक्रिया से पहले 10 है आपके पास द्रव्यमान संख्या, और इधर यहाँ पे न्यूट्रॉन है ये 0N1, तो यहाँ पे 1 तो आई गई हैं, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 5 बोरोन 9, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे। इसके बाद है 6 से 12 + 1H1 प्रोटॉन इसमें ऐड हो रहा है, आगे क्या आएगा? तो आप देख सकते हैं 6 और 1 7, तो यहाँ पे आएंगे 7 पे आता है नाइट्रोजन, ये आ गया, और 12 और 1 13, यानी 7 N 13 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है 8 नाइट्रोजन 15 + 1H1, यहाँ पे X की जगह क्या आएगा, और इधर 2 हीलियम 4 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, यानी यहाँ पे अभिक्रिया से पहले 9 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद यहाँ पे कितने 2, तो इसमें 7 आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पे 7 नाइट्रोजन आ गया, और ऊपर देखिए 15 और 1 16, और यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे आ गया 12, 7 N 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके अंदर मुख्य रूप से आवेश संरक्षण आपको बताना है। तो आवेश में यहाँ पे आवेश संरक्षित होता है विक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं गाउस नियम के ऊपर। ये जो अभी हमने पढ़े ये सारे विद्युत क्षेत्र से संबंधित थे। अब गाउस नियम जो है इसके एप्लीकेशन पे और गाउस नियम पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हम इस पे क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैसे हैं। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एनसीईआरटी में लगते नहीं हैं, वो टॉपिक्स हैं वो आरबीएससी के टॉपिक हैं, तो उसमें ये भी दे रखे हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चन को यहाँ पे कट करवा दूंगा जो अपने आरबीएससी में लगते हैं। पहला क्वेश्चन गाउस नियम पे कि विद्युत क्षेत्र ई में रखे किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 कब होता है? देखिए 0 तभी होता है जब फ्लक्स है वो ई डॉट होता है ds, यानी क्षेत्रफल सदिश, और जो विद्युत क्षेत्र है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है विद्युत फ्लक्स।
अगर इनमें 90 डिग्री का कोण हो तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, यानी 90 डिग्री पर होता है। दूसरा पॉइंट है, ये आवेशित अचालक गोला दिया, अचालक गोला अपना उसके अंदर एनसीईआरटी में नहीं लगता है। और इसमें आपको बता दूं कि तीव्रता शून्य पूछी विद्युत क्षेत्र की, जो अनंत और केंद्र पर होती हैं। इसके बाद ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं लगता है। इसके बाद आप डायरेक्ट चले जाइए, यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन जो है ये अपना गाउस रूल के अंदर आता है। गाउस रूल की प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन है कि यदि कूलाम नियम में 1/r² के स्थान पर 1/r³ होती तो क्या गाउस नियम सत्य होता? गाउस नियम सत्य नहीं होता, क्योंकि गाउस नियम है वो व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, यानी जिनके बटे में r² हो उन नियमों पे गाउस नियम आप कह सकते हैं लगता है। और यहाँ पर विद्युत के अंदर कूलाम नियम है, तो कूलाम नियम के अंदर कूलाम नियम का ही एक आप तरीके से कह सकते हैं कि कूलाम नियम पे ही ये डिपेंड करता है, कूलाम नियम को ही एक्सप्लेन करता है। तो गाउस नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और 1/r³ पे गाउस नियम लागू नहीं होता। तीसरा है कि यदि किसी गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध नेट आवेश धनात्मक है, नेट आवेश धनात्मक है, तो पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स की प्रकृति कैसी होगी? देखिए नेट आवेश अगर धनात्मक है तो धनात्मक से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, यानी यहाँ पे फ्लक्स जो है वो धनात्मक होगा और उसकी प्रकृति वो निर्गत होगी, वो इस पृष्ठ से बाहर निकलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स शून्य है तो पृष्ठ के संदर्भ में आप क्या कह सकते हो? देखिए उसके अंदर कुल फ्लक्स शून्य ये बोल रहा है, कुल फ्लक्स शून्य है, निर्गत फ्लक्स शून्य है, तो पृष्ठ के अंदर हो सकता है आवेश हो और हो सकता है आवेश ना हो। अगर आवेश है तो वह एक द्विध्रुव के रूप में हो सकता है, उसमें एक अगर हम द्विध्रुव रखें तो उनका नेट आवेश शून्य होगा और उस वजह से उसके अंदर फ्लक्स नहीं बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई आवेश प्रेजेंट ही ना हो। 9वां क्वेश्चन है कि यदि किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है, तो क्या इसका अर्थ है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी? देखिए ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें विद्युत अगर द्विध्रुव रखा है तो नेट आवेश तो शून्य ही होगा, लेकिन उनसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो निकलेंगी जो प्लस से निकल के माइनस में प्रवेश करेंगी, तो वहां पर उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रेजेंट होंगी, शून्य नहीं होंगी। लेकिन नेट आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर नहीं निकलेंगी, जिससे कि फ्लक्स शून्य हो जाएगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करें। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या है? इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद है 12वां प्रश्न, 11वां प्रश्न अपने नहीं है, वैसे ये σ/2 ऑप्शन नोट का प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि किसी समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दूरी के साथ आलेखित करें, ग्राफ बनाना है। देखिए एक जो अपने समतल चादर वाला टॉपिक पढ़ते हैं गाउस नियम में, जो अपने एनसीईआरटी में है समतल चादर नाम से, उसमें होता है σ/2 ε0, ये उसका रिजल्ट आता है विद्युत क्षेत्र का। इसमें दूरी पर निर्भर बिल्कुल भी विद्युत क्षेत्र नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जो आप ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बनेंगी कि विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कांस्टेंट रहेगा दूरी के साथ, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें 13वां प्रश्न कि अचालक गोले के कारण। देखिए अचालक गोला एनसीईआरटी में नहीं लगता, राजस्थान बोर्ड के अंदर लगता है। और लास्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आपने कर दिया होगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आवेश Q एक गोले के केंद्र पर है और अब यदि आवेश को हम समान आयतन के बेलनाकार पृष्ठ के अंदर रख दें तो दोनों कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का जो अनुपात है वो क्या होगा? देखिए फ्लक्स जो है वो गाउस नियम से डिपेंड करता है आवेश के मान पर, और ε0 यहाँ पे अपॉन में आता है। तो अगर आवेश का मान कांस्टेंट है, उतना फिक्स है, तो आप इसको कहीं भी रख दो बंद पृष्ठ में, फ्लक्स हमेशा उतना ही रहेगा, यानी यहाँ पर 1:1 आ जाएगा, दोनों से फ्लक्स है वो बराबर है मात्रा में निकलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इसमें हमने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया और इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेंगे, ये अपनी गारंटी है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 विभव धारिता, उसके बाद विद्युत धारा, इस प्रकार से आगे हम वीडियोस अपलोड करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक चैनल को पहुँचाएँ, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का फ़ायदा मिल सके और सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। और अब आप मन से जुट जाइए तैयारी के अंदर, क्योंकि समय बहुत कम है। और अब अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके परसेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।